Do you remember what we had done in previous lecture? We started with accounting standard 10, that is PPE. याद है? What was the full form? Property, plant and equipments. सुना है ना? Okay. What is PPE? PPE are known as tangible assets held for use either in production or supply of goods and services or for rental to others or for administrative purposes. सुना ये? एंड सेकेंड क्राइटेरिया क्या था? एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स. वी कैन से इट इज पीपीई. बरोबर है? बोलिए ना. हाँ. देन standard is not applicable. Negative applicability, not applicable to biological assets and vesting assets and assets covered by other accounting standards. बराबर है? Biological assets में क्या आएगा? Living plants and living animals. Living plants को AS10 is not applicable, but bearer plants को AS10 is applicable. Do you agree with this? यहां तक किया था हमने. बेरर प्लांट क्या रहेगा? विच बेयर्स फ्रूट्स और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस फॉर मोर देन 12 मंथ्स, 1 ईयर. करेक्ट? जिसको हमें ना अर्थ से डिटैच नहीं करते, वो बेरर प्लांट रहेगा. डू यू अग्री विथ दिस? चलो गुड. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया. पीपी रिकॉग्नाइज कभी करेंगे? दो कंडीशन थे. इफ इट इज एक्सपेक्टेड दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, वी कैन रिकॉग्नाइज एसेट. करेक्ट? फिर क्या था? मेजरमेंट. मेजरमेंट में दो था, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट. इनिशियल मेजरमेंट में क्या था? इनिशियली मतलब जब ये एसेट खरीदा तभी क्या भाव पे बताने का, तो ऑब्वियसली कॉस्ट. इसमें कोई सेकेंड ओपिनियन ही नहीं है. करेक्ट? ओके. उसके बाद क्या सीखा? सब्सिक्वेंट. ओके, एक मिनट. कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या एक्सक्लूड होगा? मेन इंक्लूड बोल दो. परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, डीकमिशनिंग, रिस्टोरेशन कॉस्ट. बरोबर है? पक्का? ओके. फिर एक्सक्लूड भी सीखा था हमने. ओके. उसके बाद में हम आगे बढ़े. सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब बैलेंस शीट डेट को एसेट क्या वैल्यू पे बताएंगे. तो दो मॉडल थे, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल. कॉस्ट मॉडल क्या बोलता है कि कॉस्ट पे बताओ माइनस डेप्रिसिएशन कर दो, माइनस इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी. बरोबर है? रिवैल्यूएशन मॉडल क्या बोलता है कि एसेट को फ्रीक्वेंटली रीवैल्यू करो और रीवैल्यूड अमाउंट पे बताओ. करेक्ट? फ्रीक्वेंटली मतलब व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन? It is purely based on the significant changes in value. If value will get changed significantly, we have to go for annual revaluation. Or it is not changing significantly, then 3 to 5 years, once in 3 to 5 years we can go for revaluation. फिर रिवैल्यूएशन का अकाउंटिंग किया था, फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया तो अपवर्ड है प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन रिजर्व, डाउनवर्ड है लॉस, पीएनएल. दैट्स इट. सब्सिक्वेंट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन. क्लियर? उसके बाद में हमने सीखा सब्सिक्वेंट कॉस्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का क्या करने का. इफ इट विल इंक्रीज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, एफिशिएंसी एंड ऑल, कैपेसिटी एंड ऑल, देन कैपिटलाइज, अदरवाइज चार्ज टू पीएनएल. सिंपल. उसके बाद में हमने सीखा सब्सिक्वेंट ओके, रिपेयर्स हो गया, रिप्लेसमेंट भी सेम था, इंस्पेक्शन में भी सेम था. कंपोनेंट अकाउंटिंग सीखा था लास्ट. Component accounting, if an asset is having more than one component and the life and the usage of both the components are different, then we can do separate accounting, we can do separate depreciation. That is component wise accounting. याद है? बिल्डिंग एंड लिफ्ट, फिर एयरक्राफ्ट एंड इंजन एटसेट्रा. गया कि गया? पक्का? अभी नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट यू नो. You don't know, so pay attention. Next is depreciation.
What do you mean by depreciation? Systematic reduction in the value of fixed asset. I can say systematic allocation of the value of fixed asset. Okay, लिखो over the useful life. पहले लिखो meaning. Depreciation is systematic allocation of depreciable amount of an asset over its useful life. Second, depreciation कभी से चार्ज करते हैं हम? When asset is ready for use or asset is put to use? बोलो. मैंने कार परचेस किया है, 3 महीना यूज नहीं कर रहा हूं, 3 महीने का डेप्री आएगा कि नहीं आएगा? पर मैंने 3 महीना तो यूज ही नहीं किया. बट क्यों यूज नहीं हुआ? सो आंसर इज एसेट पे डेप्रिसिएशन कभी से लगता है? व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज और रेडी फॉर यूज, नॉट पुट टू यूज. अदरवाइज पैसेज ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठेगा. मैंने कार परचेस किया है और 3 महीना यूज नहीं कर रहा हूं, तो क्या डेप्रिसिएशन नहीं होगा? आंसर इज होगा. डेप्रिसिएशन इज ड्यू टू इफ्लक्शन ऑफ टाइम, दैट इज पैसेज ऑफ टाइम. यूज के कारण तो होता ही है, बट टाइम भी स्पेंड किया तो भी वैल्यू कम होने वाला है. बरोबर है? सो डेप्री कभी से आएगा? व्हेन एसेट इज रेडी फॉर यूज और अवेलेबल फॉर यूज. लिखो. Depreciation commences when an asset is ready for use or available for use. दो पॉइंट क्लियर. नेक्स्ट, third point is factors. Next line लिखो. Factors on which depreciation is based on. The factors on which depreciation is based on. इसका दूसरा नाम क्या है मालूम है? डिटर्मिनेंट्स.
determinants of depreciation. Bolo, depreciation is based on what? Come on. Original cost, estimated useful life, an estimated residual value. ये समझा? मैनेजेबल। ये 3 फैक्टर्स हैं डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट बुलेट डाल दो। नेक्स्ट बुलेट, मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। इंपॉर्टेंट है ये। How to decide the method of depre? अभी ये फर्नीचर है, कैसे डेप्री का मेथड डिसाइड करें? Method of depreciation is based on what you know AS10 में दिया है ये. It is based on the pattern in which future economic benefit will flow to the entity. हम एसेट को बैलेंस शीट में क्यों बताते हैं? बिकॉज उसमें से अपने को फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है. अगर फ्यूचर में बेनिफिट इक्वली मिलने वाला है देन गो फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन. अगर पैटर्न बेनिफिट का पैटर्न रिड्यूसिंग है, हर साल थोड़ा 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 बेनिफिट कम होने वाला है, गो फॉर WDV मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन. क्योंकि जो बेनिफिट मिलेगा वो मेरे ट्रेडिंग P&L क्रेडिट में रहेगा. अब बोलेगा मशीनरी से क्या बेनिफिट मिलेगा सर? मशीनरी से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से गुड्स में सेल करेगा, तो सेल करेगा तो जितना हर साल इक्वल सेल होने वाला है, मतलब इक्वल यूनिट्स बेचने वाला हूँ, इक्वल यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाला हूँ, इक्वल बेनिफिट मिलने वाला है मेरे को. गो फॉर SLM. बेनिफिट कम होते जाएगा, जैसे जैसे मशीनरी जूना होते जाएगा बेनिफिट कम होते जाएगा. गो फॉर WDV. वेस्टिंग एसेट्स का उसको तो AS10 एप्लीकेबल ही नहीं है. डिप्लीशन को AS10 विल नॉट बी एप्लीकेबल बिकॉज देखो अपने एप्लीकेबिलिटी पड़ा रहेगा. अगर वी कैन नॉट फाइंड आउट कि सर पता नहीं कितना मशीनरी से कितना बेनिफिट मिलने वाला है, गो फॉर प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड. जितना यूनिट बनेगा उतने उसके हिसाब से डेप्री चार्ज करो. मशीन आवर्स मेथड, जितना घंटा मशीन यूज किया वो हिसाब से आप डेप्री चार्ज करो. सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट इज एब्सर्ड मेथड, सुपर एब्सर्ड. मशीनरी का लाइफ 5 साल है तो बोलता है 5:4:3:2:1 के रेशियो में डेप्री चार्ज करो. ये क्या बात हुई? ये रेशियो कहां से आया? करेक्ट. सो दैट इज एब्सर्ड मेथड एक्चुअली, बट you had that in CA foundation, so you learned it.
correct? So method of depre is based on what finally? Pattern in which future economic benefit will flow. Likho. The depreciation method is based on the pattern in which future economic benefit will flow to the entity. Clear? Next line. Example. If pattern of use is even, then follow SLM method, मतलब SLM straight line method. If pattern of use is reducing, then follow reducing balance method. समझा नहीं समझा? पक्का? If pattern cannot be identified easily, then production unit method or machine hour method can be followed. Unit method or machine hour method can be followed. बोलो, हुआ यहां तक? क्लियर? पक्का? नेक्स्ट हेडिंग लिखो चेंज. सबका चेंज लिखो. changes in estimated useful life comma estimated residual value comma method of depreciation is considered as
changes in accounting estimates as per AS5 and it will have prospective effect on depreciation. समझा? मेथड चेंज किया तो इट इज नॉट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट इज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. फिर अकाउंटिंग आई कैन से एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू चेंज हुआ, एस्टिमेटेड लाइफ चेंज हुआ, इट इज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. इट विल हैव विच इफेक्ट? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एज पर AS5. ये समझा कि नहीं समझा? पक्का? दैट्स इट. डेप्रिशिएशन इज ओवर. इतना ही था. चेक कर लो, वापस एक बार चेक करो समझा क्या. डेप्री का मीनिंग बोलो क्या है? व्हाट इज डेप्रिशिएशन? कम ऑन. सिस्टमेटिक रिडक्शन और सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट, करेक्ट, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. करेक्ट. डेप्री चार्ज कभी से करने का? व्हेन एसेट इज रेडी फॉर यूज और अवेलेबल फॉर यूज. फिर फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स तीन थे. ओरिजिनल कॉस्ट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू. करेक्ट. उसके बाद मेथड. मेथड कैसे डिसाइड करने का? बेस्ड ऑन पैटर्न इन विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो. करेक्ट. ये सब चेंज हो सकता है क्या? ये सब चेंज हुआ तो क्या करने का? इट विल हैव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. प्रोस्पेक्टिव मतलब अभी से, आज से. रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पहले से. अपने को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किधर भी नहीं देना है. वी विल गो फॉर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. स्टार्ट करें. व्हाट इज रिटायरमेंट ऑफ एसेट? रिटायरमेंट ऑफ एसेट मतलब एसेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड इट इज हेल्ड फॉर डिस्पोजल. एसेट को साइड में निकाल के रखा है फ्रॉम एक्टिव यूज एंड अभी उसको हम बेचने वाले हैं. हेल्ड फॉर डिस्पोजल, नॉट येट सोल्ड. बिक गया रहता तो एसेट मेरे बुक में ही नहीं रहता, बट बिका नहीं है, अभी उसको साइड में निकाल के रखा है. उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ एसेट. इंसान का रिटायरमेंट होता है ना वैसा. ये ब्लैकआउट अभी किया ना, मैं भी इवनिंग फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ इसीलिए. रिटायरमेंट ऑफ एसेट क्लियर. अभी क्वेश्चन ये है कि ये एसेट को वैल्यू क्या भाव पे करने का. ये रिटायर्ड एसेट बुक में तो बताएंगे, कहाँ बताएंगे? कहाँ बताएंगे?
असेट में कहाँ? नहीं, वैल्यू तो मैं डिस्कस करूंगा, कौन से हेड में? अदर करंट एसेट। ये 2 मार्क का एमसीक्यू अभी आया है एग्जाम में, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट, क्योंकि इट इज एसेट रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल। बेचने के लिए रखा है अभी, विद इन 12 मंथ्स वी आर गोइंग टू डिस्पोज ऑफ दैट, तो करंट एसेट में दिखेगा। करंट एसेट में कहां पे? इन्वेंट्री में आएगा क्या? नहीं। सो कहां लिखने का? अदर करंट एसेट्स। थोड़ा के थोड़ा पूरा गया, पक्का? क्या वैल्यू पे बताएंगे? एनआरवी पे बताएंगे। लॉजिकल है। अभी अभी बेचने वाले हैं तो एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट एनआरवी। मैनेजेबल? पक्का? लिखो। इट मीन्स asset is retired, asset is retired from active use and held for disposal. Held for disposal. Next line, such asset will be valued at, bolo, no, such asset will be valued at book value or net realizable value, whichever is lower. Book value or NRV, net realizable value, whichever is lower. Clear? And difference मतलब and if NRV is less, then difference will be transferred to P&L. That's it. अभी लास्ट कॉन्सेप्ट, एसेट जा रहा है अभी बेचारा, डी रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब एसेट को बुक में लेके आए, डी रिकॉग्निशन मतलब एसेट को बुक से निकालना है, तो कभी निकालने का उसका डिस्कशन है। लिखो, डी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट। लिखो नेक्स्ट लाइन, द कैरिंग अमाउंट ऑफ PPE should be derecognized on disposal or when no
future economic benefit. No future economic benefits are expected. Clear? अभी बोलो एसेट बेचेंगे, एक मिनट समझाना यहां तक। डी रिकॉग्निशन मतलब एसेट को बुक से कभी निकालना है, ऑन डिस्पोजल मतलब जब भी बेचा या फिर उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाला है तो भी बुक से निकाल देने का। करेक्ट। अभी बुक से निकालेंगे तो प्रॉफिट या लॉस आएगा, तो प्रॉफिट और लॉस को क्या करना है, बोलो बराबर है? नहीं, दो पॉसिबिलिटी है। अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो किया है ना तो ट्रांसफर टू पीएनएल, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया है एंड पास्ट में रिवैल्यूएशन रिजर्व था तो अभी क्या करने का, उसका लॉस रहेगा तो क्या, प्रॉफिट रहेगा तो क्या, वो डिस्कशन है। समझा मैंने क्या बोला? दो पॉसिबिलिटी देखो, इफ कॉस्ट मॉडल इज फॉलोड, कैसा है भाई? मजा? फाइन। कितना दिन तक है इधर, मतलब कितना टाइम तक है? चलो स्टार्ट करें। बोलो, इफ कॉस्ट मॉडल इज फॉलोड क्या करेंगे? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या करने का? पीएनएल में ट्रांसफर करने का। सिंपल। कॉस्ट मॉडल सुना है ना? कॉस्ट मॉडल एसेट कॉस्ट पे बताएंगे, माइनस डेप्रीशिएशन माइनस इंपेयरमेंट लॉस, मतलब डब्ल्यूडीवी पे एसेट दिखेगा। करेक्ट। प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल और सेल is to be transferred to, बोलो, E
Revaluation model is followed. चलो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया है और प्रॉफिट है, क्या करेगा? अरे ये क्या हो गया? वैनिश हो गया सब है। प्रॉफिट किधर ट्रांसफर होगा? एंड ये सुना है? रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑलरेडी रहेगा, देन इट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अभी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट पीएनएल में जाएगा और रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है वो एसेट का, तो उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो। इट इज नाउ रियलाइज्ड एंड इट इज रियलाइज्ड इन कैश, इट कैन बी यूटिलाइज्ड। क्लियर? लॉस रहेगा तो उसके सामने एडजस्ट करने का नहीं है तो पीएनएल में जाएगा, लिख दो। लॉस ऑन सेल इज टू बी ट्रांसफर्ड और एडजस्टेड, ऐसे लिखो। एडजस्टेड रिवैल्यूएशन रिजर्व if any and excess loss to be transferred to P&L if any.
Done? That's it. This is the end of what? थियरी कंप्लीट हो गया. अभी इसमें अपना टेक्स्ट बुक किधर है? ये है. ये किधर से मिलेगा? अपना टेक्स्ट बुक किधर था? इधर. हाँ, नहीं, इसमें ही रहेगा, दोनों कनेक्टेड है. इसमें था ना. अंकुर भाई को फोन करते हैं, रुको आप डाल के दो. अंकुर भाई, shall we start? We are done with the theory of AS10. Now we will go for question solving. Read question number 1. रूटीन है. लास्ट वाला कैपिटलाइज होगा. अभी इसका आंसर लिखना है कि समझेगा? लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. वेट, आई विल रीड. ड्यूरिंग द करंट ईयर 14-15 X Limited made the following expenditure related to its plant building. Routine repairs will not be capitalized. Repairing will not be capitalized. Partial replacement of roof tiles will not be capitalized. Substantial improvement in electrical wiring system which will increase efficiency, it will be capitalized. Clear? बेटर क्वेश्चन लिखते हैं ना, है ना. कम टू क्वेश्चन नंबर 5. आई सेड बेटर क्वेश्चन लिखते हैं, वो टाइम पास नहीं करते. ये पढ़ो.
आप बोलो, आपका देव। करेक्ट है, 43 lakhs करेक्ट है। I will discuss Z Limited installing a new plant at its production facility. Cost of the plant as per supplier's invoice plus tax 25 lakhs. ये कैपिटलाइज होगा कि नहीं होगा? होगा। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट बोलो, कैपिटलाइज होगा। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन कैपिटलाइज होगा। कंसल्टेंट यूज्ड फॉर एडवाइस ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्लांट बोलो। इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू सप्लायर फॉर डेफर्ड क्रेडिट नहीं होगा। एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू पे होगा। ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होगा। आपने क्या किया? कंसल्टेंट नहीं लिया और ये हद हो गया। ये अपना इंक्लूड्स में है ना, इतने सारे लिखे थे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। सो हाउ मच विल बी कैपिटलाइज्ड, मतलब क्वेश्चन किसके बेसिस पे आएगा मालूम है कि पीपीई में कितना डेबिट करने का, और दूसरा क्वेश्चन आएगा डेप्रीशिएशन, ये कितना डेबिट करने का उसका डिस्कशन है। क्लियर? लिखो। वो क्वेश्चन 1 लिखने का जरूरत नहीं है ना, 1 तो सिंपल था ना। लिखो, एज पर AS 10 property, plant and equipment, comma, any cost incurred to bring asset in present conditions or locations. Or any cost incurred to make asset ready for use. Shall be capitalized. Next line. In the given case, following costs shall be capitalized. Next line, particulars and amount. नेक्स्ट लाइन, पर्टिकुलर्स अंडरलाइन करो, लिखो फर्स्ट कॉस्ट ऑफ द प्लांट अमाउंट 25 lakhs. नेक्स्ट लाइन, add directly attributable cost, underline initial delivery and handling cost
initial delivery and handling cost 2 lakhs. Next line, cost of site preparation next, consultant fees next, इतना हुआ. Next line, add estimated dismantling cost to be incurred after 7 years bracket में present value. समझा कि नहीं समझा? बोलो. करो टोटल 43 lakhs. क्लोज कर दो. नेक्स्ट लाइन, एक लाइन छोड़ के, फॉलोइंग कॉस्ट shall not be capitalized. Comma, to be charged to P&L. Next line, interest charges paid to supplier for deferred credit. Amounted to 2 lakh rupees. समझा? नेक्स्ट लाइन, एक मिनट, ये क्यों कैपिटलाइज ब्रैकेट में लिखो? सिंस प्लांट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट एज पर AS 16. Since plant is not a qualifying asset as per AS 16. ये समझा? वो इंटरेस्ट के ही ब्रैकेट में लिखना था. नेक्स्ट लाइन, और क्या नहीं लिया हमने? सो लिखो ऑपरेटिंग लॉसेस. सेकेंड पॉइंट, आपने ऊपर क्या लिखा है? हेडिंग पढ़ो. हेडिंग क्या लिखा है? फॉलोइंग कॉस्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड. तो 2 है ना, तो दोनों लिखवा रहा हूं. ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन अमाउंट इज 4 lakhs. ये 2 कॉस्ट किधर जाएगा? P&L. कैपिटलाइज नहीं होगा. दैट्स इट. आंसर कैसे लिखना है वो समझा? पक्का? आगे बढ़ो. क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो और कॉस्ट फाइंड करके दो. ए ट्राई और सेल्फ तुम करेगा ना? 1 मैंने करवाया, 2 3 ये सब ट्राई और सेल्फ टाइम पास है, करेगा ना?
सोल्यूशन दिया हुआ है आप लोग को, ग्रुप पे है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से पढ़ो और मुझे क्या फाइंड करके दो, सुनो। अगेन कॉस्ट फाइंड करना है एसेट का, फाइंड करके दो जल्दी। या 5595, चलो चेक करो, सुनो। अमन लिमिटेड contracted with a supplier to purchase what? Hey, specific machinery to be installed in, come on, in 2 महीने में डिपार्टमेंट में एक मशीनरी इंस्टॉल करने का, करेक्ट? A special foundation were required for that machinery, plant and machinery, which were to be prepared within this supply lead time. ये 2 महीने में हम उसका फाउंडेशन बनाने वाले। The cost of site preparation and foundation were 47,290. बोलो ये ऐड होएगा कि नहीं होएगा? बोलो ना। These activities were supervised by a technician during this entire period who is employed for this purpose. 15,000 per month. 15,000 पर मंथ, तो 2 महीने का 30,000। पर ये सुपरवाइजर आया कहां से? डिपार्टमेंट बी से। वो कितना चार्ज कर रहा है? 16,500 चार्ज कर रहा है। 33,000 2 महीने का। अभी बोलो इसमें इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट है कि नहीं है? दैट शुड बी एलिमिनेटेड। इंटरनल प्रॉफिट शुड बी एलिमिनेटेड। मतलब 15,000 का कॉस्ट लो के 16,500 का कॉस्ट लो? 15,000 का कॉस्ट लेंगे, 15,000 into 2. The technician services were given to department A by department B, which billed the services as per 16,500 per month by adding 10% profit margin. टू मंथ्स ही नहीं पड़ा, बाप रे बाप। 15,000 into 2, 30,000 का कॉस्ट आएगा। मशीन वॉज परचेस्ड एट 52,78,000। सेल्स टैक्स चार्ज 4%। बोलो 4% क्या करने का मतलब? क्या अजम्पशन है? और एक अजम्पशन कि 52,78 में टैक्स नहीं है, इट इज एक्सक्लूडिंग टैक्स। बराबर है? आगे 18,590 ट्रांसपोर्टेशन, बोलो ऐड होएगा कि नहीं होएगा? होएगा। आर्किटेक्ट वॉज एंगेज्ड 10,000 टू सुपरवाइज मशीनरी इंस्टॉलेशन, ऐड होएगा नहीं होएगा? पेमेंट अंडर द इनवॉइस वॉज ड्यू इन 3 months, बट हमने पेमेंट सेकेंड मंथ में ही कर दिया ओवरड्राफ्ट लेके, तो इसका इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। दैट्स इट, सब टोटल करो आ जाएगा। 5595 आना चाहिए। सच्ची सच्ची बोलो, कळलं का सगळ्यांना? पक्का? लिखो एज पर AS 10 property, plant and equipment next line, any cost incurred for acquisition of asset and to bring asset in present condition or location or any cost incurred to make
asset ready for use shall be capitalized. लिखा. Next line. In the given case, following cost shall be capitalized. First, okay, next line लिखो particulars and amount. लिखो उसमें परचेज प्राइस, साइड में अमाउंट में लिखो 52,78,000. Next line, add sales tax 4%. 2,11,120. Next line, add साइट नहीं, एक मिनट, डिलीवरी है ना, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 18,590. पहले आएगा ना, बाद में साइट. एड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 18,590. ठीक है, चलेगा. एड साइट प्रिपरेशन कॉस्ट 47,290. Add technician salary 15,000 into 2, 30,000. बरोबर ना. And next, architect fees 10,000. टोटल बोलो 55,95. डबल लाइन से क्लोज करो. किया. नेक्स्ट लाइन, क्या नहीं लिया हम लोग ने, एक इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ओडी. लिखो फॉलोइंग आइटम्स are not considered. Next line, interest on bank OD and internal booked profit clear.
क्या किया? विच क्वेश्चन डन? 7 चेक करो तो सिमिलर क्वेश्चन है, चेक करो एक बार, पढ़ लो। क्या आ रहा है? क्या किया? नहीं होगा। पढ़ूं मैं आंसर? चलो एक एक फटाफट देखते जाना। सृष्टि लिमिटेड contracted with a supplier to purchase machinery which is to be installed in department A in 3 months time. Special foundation were required for this machinery. Site preparation बोलो 141,870 आएगा नहीं आएगा? These activities were supervised by technician during this period. 45,000 into 3 135 आएगा नहीं आएगा? Technician service were given by so and so. Okay, वो जाने दो. Machine was purchased at 1,58,34,000 inclusive of IGST 12%, for which input tax credit is available. तो ये टैक्स निकालना पड़ेगा ना इससे, मतलब 158,34 कितना है? तो इट इज 112. इट इज 112. So 12 is how much? तो टैक्स मिलेगा कितना आ रहा है टैक्स? into 12 divided by 112. बिकॉज जो मशीन परचेज किया उसमें टैक्स इंक्लूडेड है. अरे तो जो अमाउंट है 158,34 इट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. हाउ मच टैक्स? डायरेक्ट 12% माइनस किया मतलब क्या मालूम है? यू आर अज्यूमिंग कि ये जो अमाउंट है ना बेटा वो 100% है. वो विदाउट टैक्स थोड़ी है.
उसमें टैक्स इंक्लूडेड है, मतलब इट इज नॉट 100%, इट इज 112%। उसमें 100 का कॉस्ट है, 12 का टैक्स है, तो इट इज 112। वी वांट 12 सेपरेटली, वी वांट 100 सेपरेटली। कितना माइनस करके कितना आ रहा है? लिखो। ओके, पहले कैलसी पे कर लेते हैं, रुको, बाद में आप ही लिखेगा ये। 141 37,500 समझा क्या? उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन बोलो, आएगा नहीं आएगा? आर्किटेक्ट का आएगा क्या? दैट्स इट। करो कितना आ रहा है देखो। 141 37,500 प्लस 141 870 प्लस 55 770 प्लस 30,000 प्लस 1,35,000। हाँ करेक्ट है। चलो लिखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर मिस्टेक समझा क्या? मतलब if I am saying this amount is inclusive of tax, how can you say it is direct tax माइनस कर देगा तो हो जाएगा? टैक्स कैलकुलेट किस पे हुआ रहेगा? कॉस्ट 100 पे कैलकुलेट हुआ रहेगा ना टैक्स। ओके, मेरे को बोलो, मैं ये एसी परचेस किया। ओए नेहा सुनो, एसी परचेस किया, 40,000 का एसी है, 10% टैक्स है, कितना टैक्स हुआ? 4,000, बरोबर है। तो 40,000 का एसी कॉस्ट, 4,000 टैक्स, जीएसटी, टोटल कितना हुआ? मैंने 44 पे किया, बरोबर है। मतलब ये 44 में जीएसटी इंक्लूड है कि नहीं है? कितना? 10% इंक्लूड है। तो अभी कितना इंक्लूड है कैलकुलेट करो। तो 44,000 का 10% लेंगे, आप ही ले रहे हो। वो 44 में भी टैक्स है, टैक्स पे भी टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो आप, कास्केडिंग इफेक्ट ले रहे हो, समझा? तो ये 44,000 क्या है? 110। 100 का कॉस्ट है, 10 का टैक्स है, तो टैक्स कितना तो मिलेगा ना? समझा क्या सुफियान? पक्का? ये नेक्स्ट टाइम आएगा तो मिस्टेक नहीं करने का, टैक्स में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बी केयरफुल। क्लियर? लिखो, वो स्टोरी लिख दो ना सामने, एज पर AS 10 वाला 2-3 लाइन जो लिखवाया लिख दो, फिर मैं कॉस्ट फाइंड करवाता हूं। चलो, पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिखा? हाँ लिखो। फर्स्ट कॉस्ट ऑफ मशीनरी, नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में ऐसे लिखो, 158 कितना था? 34,000, बराबर? यह 112 है, 12 कितना? एक मिनट, आपने क्या लिखा? आई एम सॉरी, क्या लिखा? कॉस्ट ऑफ मशीनरी लिखा, उसके सामने वही फिगर लिखो ना, 1,58,34,000 कॉस्ट ऑफ मशीनरी, 1,58,34,000 लिखा ही है। हाँ, अभी इसमें इसके ब्रैकेट में लिखो इंक्लूसिव ऑफ IGST। और फिर अपने को क्या मिलने वाला है? इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब वो टैक्स का रिफंड मिलने वाला है, तो हम माइनस कर देंगे। कैंसिल करके अच्छे से लिखो, बरोबर? हाँ, अभी कितना माइनस हो रहा है? 16 लाख ना कुछ, 90 लिखा था ना मैंने, किधर? 16,96,500। और ये टैक्स कैसे कैलकुलेट किया, उसके लिए वर्किंग कर दो, अभी बेटर लगेगा।
समझा क्या भाई लोग? सच्ची? अभी क्या ऐड करेंगे बोलो इसमें? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 55,770 ऐड करो। फिर साइट प्रिपरेशन ऐड करो। फिर टेक्नीशियन सर्विसेज ऐड करो। बराबर। आर्किटेक्ट फीस ऐड करो 30,000। सब ऐड करके कितना आ रहा है? ऐसा? ये आ रहा है क्या? टोटल चेक करो। मिस्टेक समझा क्या? सेम मिस्टेक नहीं करने का वापस। क्लियर? सेवेंथ समझा? सेवेंथ समझा? एक क्वेश्चन 9 का आंसर दो तो। डन? बोलो मटेरियल आएगा नहीं आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस टोटल डायरेक्ट लेबर 6 लाख है, बट उसमें से 1/15 ऑफ टोटल लेबर टाइम चार्जेबल टू कंस्ट्रक्शन कितना आएगा? 115 40 आ रहा है ना?
total office admin 4% of office admin expense are specifically attributable 36,000 आएगा and depreciation on assets used for construction of this asset आएगा क्यों आएगा? 15,000 क्यों आएगा? कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो उसमें कोई दूसरा एसेट यूज करेगा पूरा साल तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा ना कंस्ट्रक्शन को, करेक्ट? वर्सटाइल लिमिटेड ट्राई करो ये, उसका आंसर क्या आया 9th का? 1991। 11 चेक करो। क्या आ रहा है? फाइव लाख है आजू बाजू। एक मिनट, 5 ये ऊपर नहीं पड़ेगा थोड़ी चलेगा यार, एसेट का मेन कॉस्ट ही नहीं ले रहा है तू। बस उसके आजू बाजू कुछ है, चेक करते हैं। ऊपर से तुम लोग डायरेक्ट टेबल पढ़ते हैं एग्जाम में भी, मतलब 540 to 200 एक एरर है, एक एरर। चलो मैं पढ़ू। वर्सटाइल लिमिटेड परचेस मशीनरी फॉर 4,80,000। ये 4,80,000 ये लेने का नहीं लेने का? लेने का ना। बेसिक कॉस्ट इसमें एक्साइज ड्यूटी इंक्लूडेड है। सैंडवेट क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर 50%। तो ये 480 में से कितना माइनस करेंगे? सो 480 माइनस 20 460 आया। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन बोलो ऐड होएगा नहीं होएगा? टोटल लेबर 66,000, उसमें क्या लिखा है? 200 आउट ऑफ टोटल ऑफ 600 मैन आवर्स वर्क वर स्पेंट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी। तो 1/3 आएगा ना 22,000 लेने का, बरोबर है? ये बोल दीजिए ना। उसके बाद स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स कंज्यूम्ड इन इंस्टॉलेशन आएगा। टोटल सैलरी ऑफ सुपरवाइजर 24,000, टाइम स्पेंट फॉर इंस्टॉलेशन वाज 25%, तो 6,000 ऐड करेंगे, बरोबर है? टोटल एडमिन 32,000, 1/10 विल बी गिवन, 3,200 लेंगे, बरोबर?
टेस्ट रन एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन एक्सपेंस, सुना ही है, ट्रायल रन कॉस्ट, बराबर ऐड होगा। ऐसा थोड़ी होता है, लास्ट क्वेश्चन में बरोबर लिया। एक मिनट, कंसल्टेंसी चार्जेस ऐड किया कि नहीं किया? डेप्रीशिएशन, मशीन वॉज रेडी फॉर यूज ऑन 15th Jan। ये क्या हो गया? ओके ओ वैसा, मेरे को लगा आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है। ओके इधर तक ठीक है, चलो अभी पढ़ लो। मशीन वॉज रेडी फॉर यूज ऑन 15 Jan 2015, was used from 1st February. Due to this delay, further expense of 19,000 were incurred. Calculate the value। बोलो 19 लेने का नहीं लेने का? नहीं, आपको समझा? लेंगे नहीं लेंगे? 15 जनवरी को मशीन वॉज रेडी, बट हमने यूज करना स्टार्ट किया 1 फरवरी से, तो हमको कुछ खर्चा हो गया, उसके कारण डिले किया ना, इसीलिए। तो लेने का कि नहीं लेने का? ऑब्वियसली नहीं लेने का। द मोमेंट एसेट इज रेडी फॉर यूज, उसके बाद के सारे एक्सपेंस P&L डेबिट होंगे। चलो चेक करो, आंसर क्या है? 562,200। तो फिर कैल्सी में एरर है, 62,200 लो कैल्सी। तो अभी वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता है ना। इसलिए 42 आया आपको, अभी आया। हाँ, क्या मिस्टेक किया था पहले? 9,000 भूल गए थे, 53 आया था ना तेरे को, 9 नहीं लिया था, तो 62 और इतना डिफरेंस कैसे आया? एनीवेज ये लिखेगा आप लोग, लिखेगा ना ये? लिखो अब भी, हाँ फटाफट लिख लो जल्द। इक्वेशन 11 लिखो। 9th मैंने नहीं लिखवाया है ना, 9th नहीं लिखा ना। देखो कैसा रहता है, सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते, 11th किया तो 9th हो जाता है। डिड यू ऑब्जर्व दिस? इफ वी आर सॉल्विंग बेटर क्वेश्चन, तो जो पहले किया रहेगा बहुत ईजी रहेगा। आई वुड सजेस्ट कि ये क्वेश्चन लिखना चाहिए। लिखना है, लिख लो, स्टोरी लिखो पहले। लिख रहा है? क्या लिखने का बोलो पहले? या बेसिक परचेस प्राइस, बराबर, ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, सेनवेट क्रेडिट 50% ऑफ 40,000, तो 20,000 माइनस होगा। 480 लिखा परचेस प्राइस, टैक्स माइनस करो, किया सब? कितना आ रहा है? ये किया?
मैनेजेबल एवरीबडी, आया सबको? अब तक कौन से सम किए हमने? मतलब कॉस्ट फाइंड करने का, क्या एसेट में क्या क्या ऐड होएगा, एसेट के कॉस्ट में क्या क्या आएगा, बरोबर ना? ओके, ये एक देख लो ना, टाइम पास है। टाइगर लिमिटेड allotted 7,500 equity shares of 100 each fully paid up to Lion Limited। टाइगर लिमिटेड ने लायन लिमिटेड को 7,500 शेयर्स दिए हैं। क्यों दिए? इन कंसिडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ स्पेशल मशीनरी। मतलब टाइगर लिमिटेड ने एक मशीनरी खरीदा है, उसके सामने शेयर्स दिए हैं 7,500 इंटू 100। नहीं नहीं नहीं, और ये शेयर का मार्केट वैल्यू क्या है? शेयर्स आर कोटेड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एट 95। तो 7,500 इंटू 95, 712,500 दिखेगा। अरे in the absence of fair market value of machinery, show how the value of machinery would be treated in Tiger Limited book। मतलब हम टाइगर है, हमने एक मशीनरी खरीदा और पेमेंट कैश में नहीं किया, पेमेंट शेयर से किया, तो ये मशीनरी मेरे बुक में क्या वैल्यू पे दिखेगा? फेयर वैल्यू, पहले फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन और फेयर नॉट अवेलेबल, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन। तो एसेट टेकन फेयर वैल्यू मतलब, सॉरी, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, शेयर्स दिया है उसका फेयर वैल्यू अवेलेबल है ना 95 रुपीज। तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। मोर क्लियरली एविडेंट मतलब जो क्लियरली हम पहचान सकते हैं। सो बोलो, मैंने शेयर्स दिए, शेयर्स का मार्केट वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं है? है। मशीनरी खरीदा, उसका मार्केट वैल्यू अवेलेबल है? नहीं है। तो जो शेयर्स मैंने दिए उसका मार्केट वैल्यू जितना रहेगा, दैट इज द कॉस्ट ऑफ माय मशीनरी, दैट इज 712,500। आंसर देखो, एज पर ए स्टैंड। एक्चुअली ये ओल्ड क्वेश्चन है, पीपीई का क्वेश्चन ही नहीं है। As per AS 10, accounting for fixed assets acquired in exchange of shares and securities should be recorded at its fair value or the fair value of security issued, whichever is more clearly evident. So 712,500, that is 7,500 into 95। समझेगा टाइम पास? एक क्वेश्चन समझा क्या तुमको? हाँ, क्वेश्चन 20 में आओ। वन ऑफ द गुड क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है अभी। ये भी कॉस्ट वाला सम है। अगर कॉस्ट वाला लेक्चर बैठे रहेंगे, ध्यान दिया रहेगा ना, तो समझेगा। पूछ क्या रहा है मेरे को बोलो। विथ रेफरेंस टू AS 10, क्लासीफाई द आइटम्स अंडर फॉलोइंग हेड्स। परचेस प्राइस में आएगा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल में आएगा और एक्सक्लूड्स में आएगा। तुमको समझा क्या? इनिशियली पीपी क्या वैल्यू पे होता है? कॉस्ट पे होता है ना। कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं? परचेस प्राइस प्लस, नहीं, परचेस प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग, बराबर, एंड एक्सक्लूड्स, बराबर है। तो वो पूछ रहा है कि ये नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम दिए हैं, ये कौन से हेड में जाएंगे? चलो सोचो। इंपोर्ट ड्यूटी नॉन रिफंडेबल, ये किस में जाएगा? पक्का? तो नंबर 1 में जाएगा ये। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल में जाएगा। ये मैंने लिखवाया है, सब आपको राइटिंग में दिया है। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस
ये आएगा ही नहीं कॉस्ट में, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं देखो ट्राई और सेल्फ में, बट वेन एवर आई विल फील ना कि इधर डिस्कस करके हो जाना चाहिए तो वी आर डूइंग इट। इसका सोल्यूशन है आप लोग के पास ट्राई और सेल्फ में, बट लेट अस डिस्कस एटलीस्ट। करेक्ट। कॉस्ट इंकर्ड ये बाद में देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स बोलो माइनस होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग, मतलब मैं एक जगह से दूसरे जगह पे लेके गया मशीनरी, तो उसका जो खर्चा होएगा वो नहीं ऐड करने का मशीनरी में, दैट विल बी एक्सक्लूडेड। इंस्टॉलेशन आएगा ना, एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स। क्लियर। अभी इसको पढ़ो जरा, ये डेंजरस है। रीड, थिंक। मीनिंग बोलो। नहीं, आई वुड से इट इज ट्रायल रन कॉस्ट। पढ़ो तो सही, देखो दिया है बरोबर, पढ़ेंगे तो समझेगा। है ट्रायल रन क्या करने का? cost incurred while an item capable of operating in the manner intended by the management। मतलब जैसे मैनेजमेंट ने सोचा था, करेक्ट, वैसे वो एसेट रेडी है यूज करने के लिए, बरोबर। हैज येट टू बी ब्रॉट इनटू यूज और इज ऑपरेटेड एट लेस देन फुल कैपेसिटी। सोच समझ के आंसर देना। इसका मीनिंग क्या हुआ मालूम है? एसेट इज रेडी फॉर यूज बट मैनेजमेंट उसको यूज नहीं कर रहा है, या उसको कम यूज कर रहा है, उसके कारण खर्चा हो रहा है, हम लोग को लॉस हो रहा है। बोलो ये एक्सपेंस क्या रहेगा? डेफिनेटली इट विल बी एक्सक्लूडेड। मैं तो पूछ रहा था, सोचो देखो ट्रायल रन जैसा दिख रहा है क्या? बोला क्या है वापस एक बार देखो। कॉस्ट इंकर्ड मतलब खर्चा किया हमने, किसके लिए? वाइल एन आइटम मतलब एक एसेट है, कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट ने सोचा था मैं ये एसी यूज करेगा और मैनेजमेंट उसको यूज नहीं कर रहा है या उसको कम कैपेसिटी पे यूज कर रहा है, उसके कारण मुझे खर्चा इंकर करना पड़ रहा है। वो एक्सपेंडिचर बोलो क्या करूं? कैपिटलाइज करेंगे क्या पीएनएल में जाएगा? पीएनएल में जाएगा। क्यों? बिकॉज एसेट इज रेडी फॉर यूज। द मोमेंट एसेट इज रेडी, उसके बाद में जो भी खर्चा करेंगे ना, इट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट विल बी चार्ज्ड ऑफ टू पीएनएल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सच्ची बोलो, ये क्वेश्चन अच्छा था ना? क्वेश्चन 20 याद रखना। 19 सॉफ्ट ओपनिंग सुना है? अरे क्या हंस रहा है तुम लोग? Amusement park has a soft opening to the public, मतलब ऐसे ही हमने खुला रखा है सॉफ्टली, करेक्ट। क्यों? ट्रायल रन के लिए, कि पब्लिक आके
ये अम्यूजमेंट पार्क में जो राइड्स में बैठ रहा है वो बैठने के बाद राइड चल रहा है कि नहीं? वो ट्रायल रन टेस्टिंग के लिए हमने सॉफ्ट ओपनिंग, सॉफ्ट मतलब चीप, सस्ते भाव पे मैंने ओपनिंग रखा है। क्या आएगा आगे? सॉफ्ट लोन मतलब चीप लोन्स, करेक्ट। टिकट्स आर सोल्ड एट, देखो आया ना, बिकॉज सॉफ्ट ओपनिंग है। 50% डिस्काउंट ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड द ऑपरेटिंग कैपेसिटी इज, मतलब अभी ये पूरे पार्क में 500 जन आ सकते हैं, तो हम बोला नहीं 500 नहीं 400 जन कोई लेने का भी, सो हम पूरा उसको ऑपरेट 100% कैपेसिटी पे नहीं करेंगे। द ऑफिशियल ओपनिंग डे ऑफ द अम्यूजमेंट पार्क इज 3 months लेटर। ऑफिशियली हम 3 महीने के बाद ओपन करने वाले हैं। मैनेजमेंट क्लेम्स दैट द सॉफ्ट ओपनिंग इज अ ट्रायल रन नेसेसरी फॉर द अम्यूजमेंट पार्क टू बी इन द कंडीशन capable of operating in the intended manner. Accordingly, net operating cost incurred should be capitalized. क्या करेंगे? मैनेजमेंट क्लेम्स दैट द सॉफ्ट ओपनिंग इज अ ट्रायल रन। मैनेजमेंट बोल रहा है ये ट्रायल रन है, बट दिस अम्यूजमेंट पार्क इज केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द इंटेंडेड मैनर। तो ट्रायल रन कॉस्ट क्या करना चाहिए? कैपिटलाइज होगा। चेक करो, है आपके पास? बोलो, है नहीं है? नहीं दिख रहा है मेरे को, तो आंसर नहीं है ना? है नहीं है? आई थिंक सो ऊपर नीचे कुछ प्रॉब्लम है ना? हाँ, अभी सुन लो। किधर मिला तेरे को? ये हद हो गया, ये कहां से आता है रे सब? आंसर इज correct, not to be capitalized, it will be charged off to P&L because asset is ready for intended use। वो जो नीचे था ना क्वेश्चन, कौन बोला? मैनेजमेंट क्लेम दैट सॉफ्ट ओपनिंग इज ट्रायल रन necessary for amusement park to be in the condition capable of operating in the intended manner। वो मैनेजमेंट का इंटेंट है, मैनेजमेंट ने बोला, बट एसेट इज रेडी नो। अब 80% पे ऑपरेट कर रहे हो, 80% पे जो एसेट ऑपरेट हुआ है मीन्स दैट एसेट इज रेडी फॉर यूज, तो इट शुड नॉट बी कैपिटलाइज। आपको सोर्स चाहिए तो ले लो, ले लो सोर्स। ICAI मॉड्यूल में है क्वेश्चन, और वो भी 80% कैपेसिटी पे तुम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। योर और दिस अम्यूजमेंट पार्क इज रेडी टू जनरेट इनफ्लो। तुम 80% पे उसको ऑपरेट कर रहा है, इसीलिए वो लोग ने जस्टिफाई किया है। एक मिनट, आपको ये समझा? मैनेजमेंट इंटेंडेड के ट्रायल रन जरूरी है, बट 80% पे ट्रायल रन नहीं होना चाहिए। हाँ, बट 80% पे ट्रायल रन कर रहा है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने ये आंसर दिया है।
इफ यू हैव इंस्टीट्यूट आंसर चेक करो। आपने कहाँ चेक किया? वो देख, ओके वैसा मुझे नहीं, देखो ना IC है, समझा? सो इन अदर वर्ड्स ये कॉस्ट क्या होना चाहिए? एक्सपेंस्ड ऑफ टू P&L. It will not be capitalized. ये समझा कि नहीं समझा? 1920 हो गया ना? डन? कोई समझा? क्या किया मालूम है हमने आज? PPE का कॉस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। अभी जो भी क्वेश्चंस बचे हैं जो मैं कल करने वाला हूं, 13, 14, 16, 17, 18, बस अब 21 टाइम पास है, कुछ नहीं, फिर भी बोलेंगे तो कर देंगे। ये सारे डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, तो ये सब कैलकुलेशन वाले सम्स हैं, सब लिख के करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये मैं कल करेगा। अभी आप लोग एक बार जरा लिख लो ना कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। सेकंड, हाँ, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एथ, दैट्स इट, 8th and 10th, बस। ये कितने हुए? 5। हाँ, अभी ये पांचों क्वेश्चन एंड आंसर दोनों किधर मिलेगा? ट्राई और सेल्फ के PDF में, उसमें क्वेश्चन भी है आंसर भी है। डाउट होएगा तो कल लेके आने का, करेक्ट? अभी कल वाला लेक्चर AS10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करके आओ। एंड AS10 का डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन वाला सब कैलकुलेशन कल होगा। And tomorrow we will complete this and we will start with next accounting standard. Correct?